लालच एक ऐसी बुरी बला है, अगर इंसान के अंदर लालच बैठ जाती है तो इंसान इस कदर पागल हो जाता है, वो सब कुछ जानते हुए भी उन कदमों पर चलने लगता है जहां पर उसे हर समय खतरा दिखाई देता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 25 साल का लड़का एक ऐसे कदम पर चलने लगता है और वहां जाकर होता है उसके साथ में इतना बड़ा कांड, वो सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। इसको भी इस मामले को सुलझाने में करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत जाता है और 2.5 महीने के बाद जो वहां पर खुलासा होता है, कोई भी उस खुलासे को सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी किसी के साथ में हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली का एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र पड़ता है और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है दयालपुर, और इसी के गली नंबर 3 में एक राजकुमार नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी का नाम होता है बड़ई देवी। इसके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बड़ी वाली लड़कियां होती हैं और चौथा लड़का होता है जिसका नाम राजेश्वर। अप्रैल 2014 का ये वाक़या है, जब राजेश्वर सुबह अपनी ड्यूटी पर घर से निकलता है, लेकिन शाम तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाता। जो पिता होता है राजकुमार, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो इसकी लड़के की माँ होती है, बाकी घर वाले होते हैं, वो भी एक शादी समारोह में बनारस गए होते हैं। जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन कहीं से भी बेटे का अता पता नहीं लगता। पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अगली सुबह अपनी पत्नी बटई देवी के पास फ़ोन करता है और उसे सारा मामला बताता है। बटई देवी भी शादी समारोह को बिना कुछ सोचे समझे छोड़कर सीधे अपने पति के पास आ जाती है और अपने बेटे की तलाश में लग जाती है। लगभग 4 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन 4 दिन में भी कहीं से भी उस बेटे का कोई खुलासा नहीं हो पाता, कहीं से भी उसके बारे में कोई खबर नहीं लग पाती। फिर वो परेशान होकर 23 अप्रैल 2014 को खजूरी खास थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर SHO साहब से गुहार लगाने लगते हैं कि साहब, 19 अप्रैल 2014 को हमारा बेटा घर से गायब हुआ है, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। उस वाले भी माता पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लेते हैं और माता पिता से कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, जैसे ही कहीं से हमें कोई खबर लगेगी तो हमें खबर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लगभग कई दिन का समय और बीत जाता है। 5-6 दिन का समय बीतने के बाद 29 अप्रैल 2014 को माता पिता को खबर लगती है कि 23 अप्रैल को ही लोनी थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है। अब माता पिता परेशान होकर लोनी थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस से गुहार लगाने लगते हैं कि साहब, हमारा बेटा 19 अप्रैल को गायब हुआ था और हमें पता चला है कि यहां पर एक डेड बॉडी मिली है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि वो डेड बॉडी इतनी ज़्यादा गल चुकी थी, इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी, उसको हमें रखना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके कपड़े हमारे पास हैं। जब माता पिता कपड़े और फोटोग्राफ्स देखते हैं तो उन्हें देखकर एकदम दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं, हमारे बेटे राजेश्वर की डेड बॉडी है। घर वाले जब पूछते हैं कि ये डेड बॉडी आपको कहाँ से मिली, तो पुलिस बताती है कि 23 अप्रैल को हमारे पास एक प्रदीप नाम के लड़के का फ़ोन आता है। प्रदीप कहता है कि साहब, मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। घर के अंदर जो किराएदार थे वो यहाँ से पता नहीं कमरे का ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। वो बताता है कि साहब, नीरज और उसकी पत्नी अनीता और उसके 3 बच्चे मेरे घर में किराए पर रहा करते थे, लेकिन ये यहाँ से ताला लगाकर कब फरार हो गए मुझे पता ही नहीं। फिर पुलिस प्रदीप से बातचीत करती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम नीरज और उसकी पत्नी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, तुमने इनको कमरा किराए पर कैसे दे दिया। इस पर जो प्रदीप होता है वो बताता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम श्यामवीर है, उसके कहने पर मैंने इनको कमरा दिया था। फिर श्यामवीर के बारे में पता लगाया जाता है तो श्यामवीर यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला होता है। पुलिस श्यामवीर के पास पहुंच जाती है। श्यामवीर से जब जांच पड़ताल करती है तो श्यामवीर बताता है कि साहब, नीरज मेरे ही गांव का रहने वाला है, वो भी यूपी के फिरोजाबाद का है। अब पुलिस एकदम से बताए हुए एड्रेस पर नीरज के घर पहुंचती है तो वहां जाकर देखा जाता है कि घर वाले कहते हैं कि यहाँ नीरज आया तो था, लेकिन यहाँ से 4-5 दिन पहले ही वापस अपनी कंपनी में अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। अब पुलिस के हाथ खाली होते हैं।
हैं, ना तो नीरज मिलता है, ना ही नीरज की पत्नी, ना ही उसके बच्चे। अब पुलिस करे तो क्या करे, फिर नीरज का मोबाइल नंबर लिया जाता है, मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है और सर्विलांस पर लगाकर उसका इंतज़ार किया जाता है। जब भी ये नंबर ऑन होगा तभी इस केस का खुलासा होगा। लगभग 2.5 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 2.5 महीने के बाद एक नए फ़ोन में सिम डाली जाती है और उससे एक नंबर पर बात किया जाता है और तुरंत ही उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जिस नंबर पर वो बात करते हैं उस नंबर के बारे में पुलिस खबर लगाती है तो वो सुनीता का नाम पर नंबर होता है, जो लोनी इलाके की ही रहने वाली होती है। अब पुलिस एकदम से सुनीता के घर का रुख करती है, सुनीता को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करती है कि तुमने नीरज से बात की थी, वो नीरज कहाँ है? तो सुनीता कहती है कि साहब मैं नीरज से बात नहीं करती, मैं उसकी पत्नी अनीता से बातचीत करती हूँ। हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था। और पुलिस के रवैये के आगे टूट जाती है और नीरज और अनीता का पता बता देती है। फिर पुलिस बताए हुए पते पर उनके घर पहुंच जाती है और नीरज को अपनी गिरफ्त में लेकर जब बातचीत करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। नीरज बताता है कि साहब जहां पर मैं काम करता हूं वहीं पर ये राजेश्वर भी काम किया करता था, हम दोनों अच्छे से काम करते थे। मैं कामकाज में माहिर होता हूँ लेकिन मेरी आदत शराब पीने की होती है, मैं शराब पिया करता हूँ। जो राजेश्वर होता है इसे काम सीखने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। एक दिन का वाक़या होता है, ये मेरे घर पर पहुंच जाता है और एक शराब की बोतल लेकर जाता है। हम दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। इधर जो पत्नी अनीता होती है वो भी आ जाती है, वो इस राजेश्वर से बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस तरह बढ़ जाता है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं और प्यार करते करते एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कने लगते हैं। इस सब के बारे में राजेश्वर को भी पता चल जाता है, लेकिन राजेश्वर इस सब के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहता, ना तो अपनी पत्नी से कुछ कहता और ना ही उस लड़के से कुछ कहता, क्योंकि राजेश्वर शरीर से बहुत ही दुबला पतला होता है। उसके बाद ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब राजेश्वर अपने घर से करीब 10 तोले सोना लेकर जो जेवरात होते हैं उनको जाकर अनीता को दे देता है और इस सब के बारे में राजेश्वर की माँ बड़ई देवी को पता चल जाता है। जैसे ही बड़ई देवी को पता चलता है, राजेश्वर के पिता से कहा जाता है, माता पिता बैठाकर अपने बेटे को समझाते हैं, उससे कहते हैं कि जिस रास्ते पर तू चल दिया है वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इससे अपने पैर वापस खींच ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो राजेश्वर होता है वो मानता ही नहीं, वो लगातार अनीता से मिलने लगता है। अब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और माँ लोनी में पहुंच जाती है। लोनी में जाकर अनीता को धमकी देने लगती है और उससे कहने लगती है कि तूने जो जेवर हमारे बेटे से हड़पे हैं उन्हें वापस कर दे, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर इस सब के बारे में बता दूंगी। इधर अनीता को भी खतरा लगने लगता है, लेकिन जो बढ़ई देवी होती है किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाती। लेकिन अनीता को अब खतरा सताने लगता है, उसे लगने लगता है कि एक ना एक दिन जो बढ़ई देवी है वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी और तेरा सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। इस सब की वजह राजेश्वर है, क्यों ना राजेश्वर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। वो अपने दिमाग में एक ऐसा खुरापाती आइडिया बनाती है और 19 अप्रैल 2014 को करीब शाम को 7 बजे राजेश्वर के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अपने घर पर हूँ, तुम मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इस पर राजेश्वर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उसके घर का रुख करता है और करीब रात को 8 बजे उनके घर पर पहुंच जाता है। घर पर जाकर देखता है तो उसका पति भी वहां पर दिखाई देता है। नीरज और उसकी पत्नी अनीता दोनों राजेश्वर को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसका गला दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे तड़पा तड़पा कर वहीं पर मारकर उसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और वहां से रात को करीब 2 बजे कमरे का ताला लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। तब का खुलासा जब होता है जब प्रदीप को कमरे के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। प्रदीप जो होता है इस कमरे का मालिक होता है और 23 अप्रैल 2014 को इस सब के बारे में पुलिस को सूचना देता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस भी दंग रह जाती है और पुलिस नीरज और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन दोनों को जेल के अंदर भेज देती है और यहाँ पर उनसे कहती है कि तुमने जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत काम किया, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना घटिया और कितना घिनौना काम किया है। अब जो तुम्हारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं इनकी देखरेख कौन करेगा? तुम तो सदा सदा के लिए जेल में चली जाओगी और अब तुम्हारे पीछे उन बच्चों की परवरिश करने वाला कौन होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर लालच की वशीभूत होकर अनीता ने और उसके पति ने इतना गलत काम किया जिसकी वजह से उनके बच्चे रोड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,